हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। मैं इस वीडियो में साइंस का मॉडल सेट 4 का ऑब्जेक्टिव्स लाया हूं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो ये जो होगा, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर अगर रखेंगे तो जो बीम का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। फोकस दूरी की दुगनी यानी कि केंद्र पर, सेंटर पर रखेंगे तब है सो हमें उसी के साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 5, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जब वस्तु रहता है P तथा F के बीच रहता है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, आँख के रंगीन भाग को कहते हैं परितारिका कहते हैं। आइरिस है सो आँख के रंगीन भाग को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। यहाँ पर दूर बिंदु पूछा है तो इसका है सो अनंत दूर बिंदु हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिदिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है। तो सूर्योदय जब होता है तो या सूर्यास्त होता है तो उसके बीच जो अंतर होता है 2 मिनट का अंतर होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, दृष्टि दोष मुख्यतः होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से दृष्टि दोष होते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, किसी विद्युत बल्ब का अनुमानक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है VI और यहाँ पर P जो है वो 100 वाट है, 100 वाट, और V जो है 220 वोल्ट है। तो यहाँ से I निकालेंगे तो I बराबर जो होगा 100/220, 0 से 0 कैंसिल, 10/22 आ गया। I बराबर 10/22 और यहाँ पर जब I को ये जो V को है 110 वोल्ट पर रखते हैं तो क्या होता है, P बराबर VI हो जाएगा। तो V का वैल्यू है सो यहाँ से 110 वोल्ट और I का वैल्यू 10/22 हो जाएगा। 11 से 10 बार में और 11 से है सो ये 2 बार में, 2 से ये कैंसिल 5 बार में, तो 10 × 50, 50 वाट इसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, 50 वाट। क्वेश्चन नंबर 11, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन बोला गया है। तो हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतना कूलाम आवेश होता है। अब यहाँ पर एक कूलाम में क्या हो जाएगा कि 1/1.6 × 10⁻19 हो जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.6 समथिंग आएगा और फिर ऐसो इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ऐसो सी हो जाएगा, 0.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है कहाँ पर। चुंबक के ध्रुव पर ऐसो अधिक प्रबल होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों का न्यूनतम वेग होनी चाहिए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग होनी चाहिए हवा का। क्वेश्चन नंबर 14, अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार मिलकर है सो उदासीन बना देते हैं तो इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, BaCl2 है और Na2SO4 है तो ये बना दिया BaSO4 + NaCl बना दिया। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 बार विस्थापन हो रहा है, Ba और Na विस्थापन हो रहा है। तो जब विस्थापन 2 बार विस्थापन हो रहा है तो इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होता है, लवण और जल दोनों प्राप्त होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पदार्थ ABCD
का पीएच मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है, इनमें कौन सा पदार्थ अम्ल है? अम्ल का जो वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है। पीएच का वैल्यू जब 7 से कम होगा तो वो अम्ल कहलाता है। तो यहाँ पर अम्ल 2 का हो जाएगा, यानी कि है सो पदार्थ ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 एंटासिड का उदाहरण है। एंटासिड का उदाहरण जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा दोनों है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा पदार्थ क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 21 उभयधर्मी के ऑक्साइड के उदाहरण है। तो उभयधर्मी के ऑक्साइड के उदाहरण जो होते हैं Al2O3 और 2NO भी होता है। तो ये दोनों हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 कांसा मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर और टीन का है, तो Cu+Sn ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 चाकू से काटा जा सकने वाला धातु है। तो चाकू से आसानी से काटा जा सकने वाला है, इसमें सोडियम है, पोटेशियम को भी है सो काटा जाता है और लिथियम को भी। तो इसमें है सो सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, सोडियम भी है सो किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका। इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है? 287 को जोड़ते हैं तो टोटल 17 आता है। 17 परमाणु संख्या किस पदार्थ का है, किस तत्व का है? तो क्लोरीन का है सो 17 होता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पहला ऑप्शन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विआबंध अथवा त्रिआबंध होते हैं, तो ये कथन सत्य है। मीथेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये कथन गलत है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि मीथेन को देखते हैं कि सभी के साथ हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड रहता है, तो ये है सो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं कि एल्काइन का सामान्य सूत्र H2n-2 होता है, और यहाँ पर डी जो ऑप्शन है एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ये एल्काइन का नहीं है, ये एल्केन का है, एल्केन के लिए है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन है सो अगर देखा जाए तो एल्केन के जगह पर एल्काइन के जगह पर एल्केन रहता, तो ये ऑप्शन सही रहता है। तो यहाँ पर है सो ये भी ऑप्शन क्या, ये भी जो कथन है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? तो बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेंजीन का अनुसूत्र। और एक आप लोग कमेंट करके बताइए कि साइक्लोपेंटेन का अनुसूत्र क्या होता है? साइक्लोपेंटेन का अनुसूत्र बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 इनमें से कौन तत्व उपधातु नहीं है? तो बोरॉन उपधातु है, सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है। तो हाइड्रोजन है सो एक गैस है, ये उपधातु नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पाइरूवेट के विखंडन से यह CO2 और H2O तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्तों के द्वारा होता है वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 30 अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो इसका ऑप्शन एथिलीन हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 मलेरिया परजीवी का नाम है? तो मलेरिया परजीवी का जो नाम होता है वो प्लाज्मोडियम है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, बाकी है सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये तीनों है सो मादा जनन तंत्र का भाग है। क्वेश्चन नंबर 35 मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? यहाँ पर कितने युग्म बोला गया है, तो 23 जोड़ी युग्म होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर यही पे पूछता गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो उसमें 46 हो जाएगा, 46 हो जाता। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 मानव की स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र जो मानव की स्त्री में होते हैं वो XX का होता है और नर में XY का लिंग गुणसूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो इसमें जैव अनिम्नीकरण जो पदार्थ है वो DDT है। क्वेश्चन नंबर 38
पेड़ पौधे, जंतु तथा सूक्ष्मजीव पर्यावरण के कैसे घटक हैं? तो जैविक घटक हैं। सारे सजीव हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्मजीव सजीव घटक हैं, तो ये जैविक घटक में आ जाएंगे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत पवन ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, कुला जल संचयन की एक पुरानी विधि है, यह निम्नांकित किस प्रदेश में उपयोग में लाई जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो टोटल 40 ऑब्जेक्टिव्स है सेट 4 के। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।